हमने पहला रखा है कि जो विधानसभा के सदस्यों उपलब्धियां पेंशन से संबंधित विधेयक था, जिसमें आपको जानकारी होगी जो 30% कटौती हमने काटी थी। दूसरा जीएसटी से संबंधित था, वो एक जरूरी है था, वो एक मैंडेटरी रहता है राज्य के लिए, जो भारत सरकार उसमें संशोधन करती है और राज्यों को अपने विधानसभा में लाके करना होता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर जो पशु विपणन प्रोत्साहन सुविधा से संबंधित था। इसी प्रकार जो हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय वाला विधेयक था, उस पर संशोधन था। इसी प्रकार से जो पंचायती राज में एक पंचायती राज से संबंधित था, एक कोरोना एक्ट जो हम लेकर आए थे, क्योंकि मैं कैबिनेट में आते हुए सबको आपको उस समय बताता रहा। एक राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट जो मैंने बताया था कि 3% भारत सरकार हमें एक्स्ट्रा दे रही है, उसमें यदि हम थोड़ा सा अपने राज्य में कुछ थोड़ा सा संशोधन करें या उनकी कुछ शर्तें उन्हें माने 1.5% हमें मिलेगा ही, 1.5 के लिए उन्होंने कुछ शर्तें लगाई, उससे संबंधित था। जिला योजना समिति पहले से ही तय हो गई थी, वो हमने अध्यादेश ले आए तो उसको विधेयक के रूप में आज पास कराया है। इसी प्रकार जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 30% काटना था, एक वो विधेयक के रूप में लाए हैं। और 1, 2, 3, 4 और 5 श्रम विभाग से संबंधित 5 लेकर आए हैं, 5 थे। और एक जोनसार बाबर वाला जो वर्ग 4 की भूमि थी, पूरे राज्य में लागू हो गई थी। जोनसार बाबर में हमने थोड़ा उसमें छूट गई थी, वहाँ अलग एक्ट है, उसमें हम एक वो लेकर आए हैं। इसी प्रकार से एक जो 168 जिसमें समय था एक्ट के अंदर, आज समय को हमने हटा दिया है। अब सामान्य गवर्नमेंट ऑर्डर से हम उसको अधिकार दे सकते हैं। तो 68A में जमीन गवर्नमेंट में निहित हो जाती थी, उससे संबंध लेकर आए हैं। आज जो अम्ब्रेला एक्ट था, एक वो लेकर आए हैं। उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, तकनीकी विश्वविद्यालय जिसका नाम चेंज किया माधव सिंह भंडारी, वो लेकर आए हैं। और कुछ हमने 4 धाम देवस्थानम प्रबंध जो बोर्ड है हमारा, उसमें थोड़ा परिवर्तन था, वो मैं समय समय पर आपको जब लेकर आए तब भी बताया जी। सर, मंत्री रेखा आर्य ने कल डीआईजी को एक पत्र लिखा और एक आईएएस अधिकारी के लिए कहा कि उनका अपहरण हो चुका है या वो गायब हो गए। आपको नहीं लगता ये कार्यपालिका और विधायिका की लड़ाई? नहीं, वो नहीं है, शायद वो आएगी तो ये गलत वो 3 दिन से उनको फोन कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनके कोई दफ्तर में शायद ड्राइवर या समथिंग कोई पॉजिटिव आए हैं, तो वो अपने आप को उन्होंने घर में आइसोलेट किया। कौन बनता? सर, सरकार की एक मंत्री इस तरीके से पत्र लिख रही है, क्या मंत्री के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है कि उनको पता न चल पाए? क्या वो मुख्य सचिव से वार्ता नहीं कर सकती थी या कोई पत्र? हाँ, नहीं, ये बात सही है। सर, इसे आप इस तरीके से नहीं देखते हैं कि मंत्रियों को कार्यपालिका और विधायिका की लड़ाई है वो फ्रंट? नहीं, लड़ाई मत देखिए। ठीक है, वो 3 दिन से बात कर रही थी, तो 3 दिन से बात करने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि कहाँ है वो, तो वो कोई सामान्य वो समक्ष तलब किया जाए। बड़ी नहीं, भाषा हो सकती है। हाँ, भाषा और अच्छी हो सकती थी। एक जना पूछेगा, मेरी समझ में आएगा। गंभीर मुद्दा नहीं है सर ये? नहीं, गंभीर कहाँ से आया? सर, ऐसा फिर जानकारी नहीं मिलेगा, अगली बार से ये परिपाटी नहीं हो जाएगी कि ऐसे मंत्री फिर लिख देंगे कि आज ये फलाना अधिकारी गायब हो गया? नहीं, वो 3 दिन से कह रही कि मैंने भी आपके ही माध्यम से मैंने जाना है, फिर मैंने सेक्रेटरी से बात की है और मैंने चीफ सेक्रेटरी से मैंने पूछा है, तो बताया गया कि वो आइसोलेट है 3 दिन के लिए। वो 3 दिन से वो फोन उन्होंने बंद किया। लोग ये बता रहे हैं किसी टेंडर को लेकर मंत्री का प्रेशर था और अधिकारी उसको करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए क्या मंत्री गलत काम कराने के लिए प्रेशर? वो तो आपकी जानकारी में होगा, तो मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में होगा। ऐसा कोई कंपनी है, जब हम इस मामले की भी जांच करेंगे, अगर आपने तारीख दे दी है तो हम इस मामले की जांच करेंगे। क्या सरकार अब जांच कराएगी? क्योंकि उन्होंने जो लेटर लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है, उसमें एक बात इसका भी जिक्र किया है, टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। नहीं, देखिए, मामला उजागर हो गया, सरकार जांच कराएगी? नहीं, देखिए, अगर कोई विषय ऐसा आता है, मान लिया वो अधिकारी आइसोलेट से बाहर आते हैं, वो अपना पक्ष क्या रखते हैं, तो जो विषय आएगा सामने वो होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसा गंभीर नहीं है जिस पर आप इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हाँ जी, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, जीरो टॉलरेंस है इसमें, डंके की चोट पर जीरो टॉलरेंस है, डंके की चोट पर। हाँ, सारे क्यों बोल रहे हैं भाई, आराम से एक एक करके। इसी मामले जी ने तो वो दे दी थी। सर, मेरा एक सवाल है, इसी विषय पे मंत्री जी ने अभी बयान दिया है कि अधिकारी
आज सीएम साहब ने कहा, मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया, फिर भी बेलगाम है, सुन नहीं रहे हैं। नहीं। एक वो कह रहे हैं कि वो अपने निदेशालय से बाहर तक नहीं आते, ना सचिवालय से बाहर आते हैं। ये अधिकारियों का हाल है। देखिए दो चीजें, देखिए आप दो चीज हैं। अभी आप लोग दोनों बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि साहब ये होगा तो ये कैसे होगा, यानी आप ही उसका ए उत्तर दे रहे हैं, आप ही बी उत्तर दे रहे हैं। विषय केवल इतना है, 3 दिन से वो जो मेरी अभी मंत्री जी से वार्ता नहीं हुई, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पूछा अखबार में पढ़ने के बाद, 3 दिन से वो फोन कर रही थी, फोन नहीं मिला। उन्होंने पत्र लिखा है, जो मुझे लग रहा है उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, ना लिखती तो भी काम चल जाता। और उन्होंने पूछा है कि वो अधिकारी कहाँ है, और उसकी भाषा में हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर ये सामान्य बात है। विधायक ट्रेजरी बैंक के एक विधायक नियम 58 में चर्चा की मांग करते हैं। विपक्ष का कहना है कि हिस्ट्री में नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा नहीं है। देखिए दो चीजें हैं। उन्होंने 58 में अपना एक विषय रखा। सरकार ने, लोकतंत्र है, सरकार ने कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, परंपराएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमों में है कि वो नहीं रख सकते, लेकिन परंपराएं हैं। तो आज एक दिन का मानसून सत्र हुआ और स्थगित हो गया। उसके बारे में, सत्र के बारे में पूरी जानकारी यहां पर दे रहे थे मदन कौशिक। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हो गया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है सदन। सदन से पहले ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। हंगामे के बीच सरकार ने 18 बिल और 10 अध्यादेश पास किए हैं। तो अनिश्चितकाल के लिए हाउस को स्थगित कर दिया गया और स्थगन से पहले ही कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। सदन में क्या कुछ हुआ था, उन तमाम बातों की जानकारी मदन कौशिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे ही रहे थे, आपने सुना उनको भी। और साथ ही मंत्री रेखा आर्य के अपने अपर सचिव के खिलाफ तहरीर देने पर भी वो यहां पर सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन अगर बात करें आज के सत्र की, तो एक दिन का ये सत्र बुलाया गया था, कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है और कई बिल, कई ऑर्डिनेंस आज इसमें पास हुए हैं। इस मायने से भी ये आज का ये सत्र बेहद ऐतिहासिक रहा। तो कोरोना के हालात के मद्देनजर जहां कई विधायकों के कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी मिली और उसके चलते यहां पर सत्र कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सत्र आज हुआ है। और विधानसभा सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया, लेकिन नियम 310 के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग पर कांग्रेस अड़ी रही। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक पूरन फर्त्याल ने जौलजीबी मार्ग का मामला उठाया। पूरन फर्त्याल ने नियम 58 के तहत चर्चा की मांग की। नियम के अनुसार सत्ता पक्ष के विधायक नियम 58 के तहत कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, जिससे सरकार की सदन में फजीहत हुई और विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया। कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह। सर, क्या रहा सदन में? देखिए, सरकार जो है जनहित के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके जवाब देने से बचना चाह रही है, और इसकी बानगी आज सुबह ही देखने को मिली, जब कांग्रेस के 4 विधायक जो है ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा आ रहे थे, तो पुलिस बल के से जो है हमको रोकने का प्रयास किया गया। हम विलंब से पहुंचे और पहुंचने के बाद हमने सरकार से कहा कि नियम 310 के अंतर्गत बेरोजगारी और कोरोना की महामारी पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के विधायकों ने ट्रैक्टर के साथ ही विधानसभा में एंट्री ली। ये पहली बार हुआ जब विपक्ष के विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा आए हैं। विधायक काजी निजामुद्दीन ने यहां ट्रैक्टर चलाया। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक विधानसभा में एंट्री लेते हुए ट्रैक्टर पर सवार होकर कृषि बिल के खिलाफ अपनी मुखालफत दिखाने के लिए यहां पर ट्रैक्टर पर सवार होकर उन्होंने एंट्री ली। कृषि कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आज जमकर प्रोटेस्ट किया। आप कार्यकर्ता विधानसभा के डिफेंस गेट तक पहुंच गए, जहां पुलिस से उनकी जोरदार धक्का मुक्की हुई। सरकार ने जो किसानों प्रति और नौजवानों प्रति ऐसे बिल पास कर रही हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। और कांग्रेस और भाजपा एक हो चुकी है और इसलिए हम दोनों के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं।
विधानसभा सत्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विधायक महेश नेगी, संजीव आर्य नैनीताल से सत्र से जुड़े। हालांकि महिला यौन शोषण में फंसे विधायक महेश नेगी सत्र आधा ही छोड़कर चले गए। महेश नेगी ने बताया कि उनके सीने में दर्द है, जिसके चलते वो वापस जा रहे हैं। यौन शोषण मामले पर उन्होंने कहा कि वो हर जांच के लिए तैयार है और कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेंगे। कोई बात नहीं, ये तो विवेचना चल रही है। सच दूध का दूध, पानी का पानी होना है, तो चल रही उसकी विवेचना उसके बारे में। जी आप कोर्ट जाएंगे? हाँ, हम तो जा ही रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक दिन का मानसून सत्र के लिए जहां पुलिस ने विधानसभा सत्र के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों की मांग को लेकर ऋषिकेश का एक आंदोलनकारी विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचने में कामयाब रहा। उत्तराखंड आंदोलनकारी देवी प्रसाद व्यास ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। आनंद फानन में सुरक्षा कर्मियों ने आंदोलनकारी व्यास को मुख्य द्वार से बाहर खदेड़ दिया। बहुत सारी मांगे हैं, पहले जो छोटे आंदोलनकारी है सबको चिन्हित किया जाना चाहिए, कल्पना की थी। और क्या तमाम आंदोलनकारी जितने हैं छूटे हुए सबका चिन्हीकरण हो। जो लिस्ट अंदर तैयार पड़ी है उसको फौरन ओपन कर दिया जाए। 10% आरक्षण जो क्षतिज आरक्षण है उसको लागू किया जाए। रोजगार की सुव्यवस्था की जाए, पलायन पर रोक लगाया जाए। देहरादून में देर रात हुई सराफा व्यापारी से हुई लूटकांड का पुलिस जल्दी खुलासा कर सकती है। एसएसपी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देहरादून के पथरीबाग चौक के पास सराफा कारोबारी को गोली मारकर बदमाश ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि व्यापारी के पास से करीब 5 लाख रुपए का सोना और 30,000 का कैश था, जो बदमाश लूट कर ले गए। तो वहीं सीसीटीवी की जांच से पता चला है कि बदमाश बाइक से आए थे और लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसमें हम लोग की कई सारी टीम्स हैं जो केस पे काम कर रही हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स भी हमारे पास हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी केस वर्कआउट होगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी अरेस्टिंग भी होगी और जो रिकवरी है, जो सामान गया है, उसकी हम लोग रिकवरी भी कर पाएंगे। देहरादून से खबर है, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अधिकारी वी षणमुगम के अपहरण और भूमिगत मामले मंत्री रेखा आर्य द्वारा दी गई तहरीर पर एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले की जांच सीओ मसूरी करेंगे। भले ही वी षणमुगम अपने घर पर ही क्वारंटीन है, लेकिन मंत्री रेखा आर्य द्वारा तहरीर में जिस टेंडर प्रक्रिया की बात कही है उस पर भी पुलिस अब जांच करेगी और ये देखेगी कि मंत्री द्वारा दी गई तहरीर में जिस टेंडर की बात कही गई है उसमें क्या सत्यता है। जो माननीय मंत्री हैं उनका जो लेटर है वो हमको मिला था कल, क्योंकि वो उसमें काफ़ी गंभीर बातें कही गई थी, तो इमीडिएटली जो एसपी हेडक्वार्टर हैं वो लेटर उनको एंडोर्स किया गया। एसपी हेडक्वार्टर जो है उन्होंने रात में इसके बारे में जानकारी कर लिया था और जो ऑफिसर हैं वो घर में क्वारंटीन में हैं और इस तरह की कोई गंभीर बात नहीं है। जो बाकी फैक्ट्स रहेंगे आपको कम्युनिकेट कर देंगे। चंपावत से खबर है, जहां टनकपुर टू चंपावत हाईवे में 6 जगह मलबा आने से एनएच 8 घंटे से बंद है। रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते एनएच अमरू बैंड सूखी ढांग चलती बस्तिया के पास हाईवे बंद है, लेकिन अमरू बैंड के पास ज्यादा मलबा आने के चलते सड़क खोलने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं एनएच बंद होने के कारण सड़क के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। वहीं प्रशासन के मुताबिक देर शाम तक सड़क आवाजाही के लिए खोलने की कोशिश की जा रही है। चंपावत हाईवे सुबह 8 बजे से ये टनकपुर चंपावत हाईवे सुबह 8 बजे से अभी बंद है और कल रात्रि में भारी बारिश होने के कारण कुल 6 जगह पर स्लाइड्स हुए हैं और सभी जगह से स्लाइड्स को हटा दिया गया है। एक जगह जहां पे अभी तक स्लाइडिंग हो रही है वहां पर अभी रास्ता बंद है। टिहरी से खबर है, जहां नई टिहरी बौराड़ी मार्ग पर छमुंड के पास बस और मैक्स की भिड़ंत में 5 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 3 घायलों को जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया। 3 घायलों में से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे की वजह तेज रफ्तार बताया जा रहा है। हमारे पास इमरजेंसी में 3 पेशेंट लाए हैं। रजनी है, देवेंद्र है और रमजानी है। इसमें रजनी की कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है। सर्जन्स जो है स्टिचेस वगैरह लगा रहे हैं और उसके बाद उसको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। बाकी 2 पेशेंट स्टेबल हैं। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एंटीजन रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल ली थी जिला विकास प्राधिकरण की बैठक। कमिश्नर हयांकी के पॉजिटिव आने के बाद कई अधिकारी क्वारंटीन हो गए हैं।
अब खबर उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आना चाहते हैं। तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले लोगों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता और 2 दिन होटल या होम स्टे में रहने की फैसिलिटी खत्म करने के फैसले के बाद होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद की जा रही है कि अब लोग उत्तराखंड का रुख आसानी से कर सकते हैं। तो वहीं टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए होटल संचालक अपने प्रपोजल को सरकार को भेज रहे हैं। होटल एसोसिएशन का कहना है कि अभी तक कोई कमाई नहीं हो पा रही है। अब उम्मीद है कि टूरिस्ट आएंगे। इस बीच सरकार को होटल इंडस्ट्री को मार्च तक टैक्सेस देने में रियायत देनी चाहिए। जो लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर पड़ रही हैं, जैसे कि अब हमारा हाउस टैक्स आने वाला है, जो कि बहुत हैवी एक लायबिलिटी आने वाली है, तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट उसमें हमारे को रिलैक्सेशन दे कम से कम मार्च 2021 तक। और वाटर चार्जेस हो गए, जो भी स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं जिसमें हमारे को रिलैक्सेशन मिल सकती है, वो गवर्नमेंट हमारी मदद करे ताकि हम लोग इसको सस्टेन कर सकें। कोटद्वार से होकर गुजरने वाली खो नदी के तट पर मरीन ड्राइव बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार का दावा है कि मरीन ड्राइव की तर्ज पर खो नदी के किनारे ड्राइव बनने से इलाके में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि गर्मियों के दिनों में नदी का पानी लगभग सूख जाता है। ऐसे में मरीन ड्राइव कितनी कारगर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं विधायक हरक सिंह रावत का कहना है कि मरीन ड्राइव के बनने से इलाके में पर्यटक बढ़ेगा और इस पे हमारा तेजी के साथ हमारा काम शुरू हो गया है। दोनों तरफ से हमारा तेजी के साथ काम शुरू हो गया है और ये मैं सोचता हूँ कोटद्वार के इतिहास में ये पहला प्रयास है कि जब हम मेरिडियन ड्राइव बना रहे हैं, उसके पीछे 2 मकसद है। एक तो दोनों तरफ नदी से बस्तियों की सुरक्षा भी हो जाएगी, सड़क भी हो जाएगी और लोगों को घूमने के लिए मरीन ड्राइव भी हो जाएगा। इससे टूरिस्ट के लिए भी एक तरह मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा प्रयोग ये मैं सोचता हूँ। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने प्रदेश के गांव से पलायन का मुद्दा लोकसभा में उठाया। भट्ट ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश के 16,000 में से तकरीबन 1500 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं। भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की सीमा चीन, तिब्बत और नेपाल से लगती है, लिहाजा सामरिक दृष्टि से देश की सीमा से सटे उत्तराखंड के गांव सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन गांव में दोबारा से लोगों को बसाने के लिए भट्ट ने विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती प्रदेश के गांवों का खाली होना बहुत ही गंभीर बात है। मान्यवर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से कि इन गांवों को पुनः बसाया जाए। रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र में फलदार पेड़ों को काटने का सिलसिला रुक नहीं रहा। यहां के तेरीपुरा में 50 लीची के पेड़ों की लोपिंग की अनुमति दी गई है, लेकिन इसकी आड़ में 2 हरे फलदार पेड़ों को काट दिया गया। बताया जा रहा है कि लोपिंग की आड़ में बगीचे को काटने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद यहां प्लॉटिंग की योजना बनाई जा रही है। इस मामले में 2 पेड़ कटने के बाद से उद्यान विभाग अब बगीचे पर नजर रखे हुए है, लेकिन पेड़ काटने के मामले में उद्यान विभाग ने जुर्माना कर मामले को रफा दफा करने का ही प्रयास किया है। पेड़ जो कटे हैं वो जो मेरे द्वारा विवेचना की गई कि वहाँ पर जो अन्य आपसी तालमेल उन लोगों का न होने के बाद उन रंजिशन एक दूसरे तरफ काटा गया और संबंधित किसान से मेरे द्वारा 2 पेड़ों का जुर्माना काट लिया गया। नैनीताल अल्मोड़ा के लिए महत्वाकांक्षी खैरना बढेरी बैराज का 1 साल बाद भी डीपीआर तैयार नहीं हो सका है। हालांकि अब तक विभाग प्रारंभिक सर्वे ही पूरा कर सका है। फाइनल डीपीआर सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे पूरा होने के बाद तैयार हो सकेगा। आपको बता दें कि खैरना बैराज बढेरी में बनाया जाना है, जो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें कोसी नदी में करीब 200 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण किया जाना है, जिसके बाद 400 करोड़ दूसरी योजनाओं पर खर्च होने हैं। बढेरी पुल पर बनने वाले इस बैराज से नैनीताल के लिए पानी लाने की योजना बनाई गई है। यही बनेगी, ये बढेरी बनेगी हमारी। अच्छा, नो हमारा पीएफआर तो गवर्नमेंट को जा चुका है, लेकिन डीपीआर बनाने के लिए अभी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अधीन इसको जो भारत सरकार से फंडेड है उनके कोलैबोरेशन से चल रहा है। डीपीआर बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारा नोडल जो है IRI इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की जो है वो लीड लिए हुए है और हम उनको पूरा फीडबैक दे रहे हैं यहाँ फील्ड से जितना भी सहयोग हो सकता है।
प्रदूषण फैलाने पर रुड़की के जॉइंट मजिस्ट्रेट ने लंढोरा में 4 रबड़ गोदामों को सील किया है, जिससे भारी मात्रा में रबड़ मिला है और सप्लाई करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लंढोरा और आसपास के क्षेत्रों में 150 से ज्यादा ईंट भट्टे हैं और कई कोल भी संचालित हो रहे हैं। रबड़ सप्लायर टायर के अलावा अन्य रबड़ के सामानों को इकट्ठा करते हैं और ईंट भट्टा और कोल स्वामी को बेचा जाता है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो भी संचालक प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये लगातार सूचना आ रही है कि भट्टों में जलाने के लिए रबड़ और टायर्स वगैरह जो यूज्ड रबड़ होती है, डिस्कार्डेड रबड़ होती है, उसको स्टॉक किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में छापेमारी लगातार की जा रही है। कल भी हमने एक ट्रॉली सीज की थी। जो भट्टों की छान होती है उसमें भी करीब 500 कुंटल रबड़ अभी पकड़ी गई थी पीछे। तो क्योंकि ये सभी को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है और ये घातक भी है। इस प्रकार की गतिविधियों को करना पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में दंडनीय है। टिहरी झील में 6 महीने बाद बोटिंग शुरू होने के बाद अब टैक्स वापस किए जाने की मांग उठने लगी है। टिहरी झील बोट कारोबारियों का कहना है कि सरकार मैक्स गाड़ी मालिकों का टैक्स माफ कर रही है, जबकि बोट कारोबारियों के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। बोट कारोबारियों द्वारा सरकार को एडवांस में करीब 1 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर दिया गया था, जिसके बाद लॉकडाउन के कारण 6 महीने बोट संचालन ठप रहा। अब बोट संचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन बोट कारोबारियों को 6 महीने में करीब 3 से 4 लाख का घाटा हो गया है और अब फिर से टैक्स जमा करना है। दोहरी रणनीति सरकार की नहीं चल पाएगी कि सरकार टैक्सी मैक्सी और बस संचालकों का टैक्स माफ एक तरफ 3 महीने का माफ करती है और टिहरी झील के जो लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए साल का टैक्स एडवांस में जमा कर दिया, जिसमें सरकार ने 6 महीने का ब्याज भी खा लिया है, वो पैसे हमें 6 महीने का वापस नहीं कर रही है। ये हमारे साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए खबरें फटाफट अंदाज में।